नमस्कार मित्रों, आनंद स्टडी हब में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल की तरह आज हम लोग एक बार फिर से लाइव हुए हैं और अपनी जो टॉपिक थी संख्या पद्धति उसको आगे प्रोसीड करेंगे। मेरा आपसे कहना है कि आप लोग कंटिन्यू अपने गोल के प्रति एकदम से जी जान लगा के डटे रहिए। लॉकडाउन के समय को यूं ही बर्बाद मत करिए। अगर आप अपने आप को बिखेरेंगे तो आप सफलता से काफी दूर हो जाएंगे। बिखेरने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को बांट लेंगे, कभी इस काम में तो कभी इस काम में, थोड़ा ये भी कर लूं, थोड़ा वो भी कर लूं, लाओ थोड़ा सा खेल लेता हूं, लाओ थोड़ा सा मूवी देख लेता हूं, लाओ थोड़ा सा चौराहे पे बैठ के किसी से बातें कर लूं, गांव में जाके ताश खेल लूं। अगर आप ऐसा कुछ करेंगे यानी अपने आप को बिखेरेंगे तो आप अपनी सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे। अगर आपको सफलता चाहिए, आप सफल होना चाहते हैं, तो आप अपने आप को एक जगह कंसंट्रेट करिए और अपने लक्ष्य के पथ पर आगे बढ़ते रहिए। आप अपना जो गोल डिसाइड किए हैं कि मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ये आपका गोल है। आपके गोल तक जाने वाला जो भी रास्ता है, आप उस रास्ते पर आने वाली बाधाओं पर भी नजर डाल लीजिए। बाधाएं क्या क्या हो सकती हैं, क्या हमारा रास्ता बिल्कुल क्लियर है, मैं जहां से चला हूं वहां तक पहुंचने में मुझे बिल्कुल समय नहीं लगेगा और मैं बड़ी आसानी से ऐसे ही खेल कूद के अचीव कर लूंगा, तो ये आपकी एक गलत फहमी है। बाधाएं आती हैं, जब कोई अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता है तो बाधाएं जरूर आती हैं। बाधाओं को खत्म करने का प्रयास आप लोगों को करना है। आपका जो भी गोल है, गवर्नमेंट सर्वेंट आपको बनना है, उसमें तमाम बाधाएं आएंगी। आप अकेले तो है नहीं गवर्नमेंट सर्वेंट बनने वाले। 125 करोड़ जनसंख्या 2011 में थी, अब वो कहीं बढ़ के 132 करोड़ के लगभग हो गई है, 132 या 133 करोड़ के लगभग हो गई है। आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ साल दर साल बढ़ती जा रही है। सबसे बड़ी बात, सबसे चैलेंजिंग बात यह है कि जहां यूपी की जनसंख्या 23 करोड़ के लमसम हो चुकी है, वहां पदों की संख्या सिर्फ 5200 है। पढ़ने वालों की संख्या अगर 23 करोड़ में मैं मान लूं कि हाँ चलो ठीक है, ज्यादा नहीं 5% ही लोग पढ़ रहे होंगे, तो आप खुद ही निकाल सकते हैं कि उसका रेशियो आप पे क्या पड़ेगा। अपने आप को बिखेरिए मत, अपने आप को एक जगह कंसंट्रेट करिए। आपका जो गोल है आप हमेशा वहां देखिए। गोल तक जाने का मार्ग जो है आप उसको कैसे तय करना आप खुद डिसाइड कीजिए। मार्ग पे चलना कैसे है ये हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आपके गोल तक पहुंचने के लिए मार्ग पर कैसे चलना है, आपको कहां संभल के चलना है, कहां तेज चलना है, कहां रुकना है, ये सारी जानकारी आपको मैं दूंगा अपने YouTube चैनल के माध्यम से। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, आपको जो भी बातें मैं बता रहा हूं इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसे अपने आप में ले जाने की जरूरत है, इसी के साथ जीने की जरूरत है। बहुत लोग शिकायत करते हैं, सर जो भी आप पढ़ाते हैं मैथ्स एक बार समझ में आता है, घर पे जाता हूं कर नहीं पाता हूं। मेरे प्यारे प्यारे मित्र, कोई भी सब्जेक्ट या कोई भी सिंपल से सिंपल चीज आपको ज्यादा समय तक याद क्यों रहता है। मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। एक बच्चा जो छोटा सा पैदा हो और पैदा होते ही वो अपने माँ बाप से अलग हो जाए, यानी माँ बाप के साथ न जिए, माँ बाप के से दूर रहे, बड़ा होने के बाद वो अपने उस माँ बाप को नहीं पहचान पाएगा, भूल जाता है, बिल्कुल भूल जाएगा। उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वो उसके साथ नहीं जिया, उसके टच में कभी नहीं रहा। आप इसको अपने सब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैथ पढ़ते हैं, आप जीएस पढ़ते हैं, आपको जीना चाहिए, मैथ के साथ जीना चाहिए। जैसे आप अपनी जिंदगी अपने दोस्तों के साथ जीते हैं, तो क्या दोस्तों को भूल जाते हैं? नहीं ना, दोस्त हमेशा याद आते हैं। तो मैथ को आप अपना दोस्त बना लीजिए, किताबों को अपना दोस्त बना के आप उनके साथ जब जीना सीख जाएंगे ना, तो आपको कोई चीज कभी टफ नहीं लगेगी और सारी की सारी चीजें इतनी आसान लगेंगी जैसे आपको लगेगा कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। क्या कभी किसी दोस्त का नाम याद करना पड़ता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आप उसके टच में रहते हैं ना। ऐसे जब आप सब्जेक्ट के टच में रहेंगे तो आप कभी कोई चीज भूलेंगे नहीं, आप उसके टच में बने रहेंगे तो आप हमेशा अपने अंदर ही उस सब्जेक्ट को पाएंगे।
टच में बने रहने का मतलब क्या है? कुछ लोग सोचते हैं क्या किताब को हाथ में लेकर बैठा रहूं तो यही टच में बने रहने का मतलब है? नहीं। कहते हैं कि चिंता आदमी को चिता बना देती है, लेकिन एक चिंतनशील आदमी आगे चलकर बहुत कुछ कर ले जाता है। मनन करने से आपके अंदर स्मृति शक्ति बढ़ती है, यानी याददाश्त बढ़ती है। आप किसी भी टॉपिक पे अगर चिंतन करते हैं तो आप अपने अंदर उस टॉपिक को गहराई में ले जाके इकट्ठा करते हैं। अगर आप एक बार कुछ पढ़ के छोड़ देते हैं तो फॉरगेटिंग इज द कॉमन नेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। भुलक्कड़पन मानव स्वभाव है। बिल्कुल कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो एक बार देख ले उसे लाइफ टाइम याद रहे, बिल्कुल भूले ना, ऐसा कोई इस धरती पे नहीं है। अगर आप आज पढ़ते हैं इस समय तो सुबह आपको उसका पढ़ा हुआ लगभग 80% चीजें भूल जाती हैं। तो फिर जब 80% चीजें भूल जाती हैं तो सर हमको याद कैसे रहे? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं। अगर आप 10-15 लाइन कुछ भी पढ़ते हैं वो आपको याद तभी रहेगा जब आप पढ़ने के बाद उसको अपने साथ रखते हैं, मतलब उसको चिंतन के रूप में अपने अंदर चलाते रहते हैं, उसका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो ये आपके अंदर लॉन्ग टाइम के लिए कलेक्ट हो जाती है जाके मेमोरी में। तो मेरे प्यारे प्यारे मित्र, आप सब्जेक्ट के साथ जीना सीख लें। आप मेरे चैनल के साथ मेरे द्वारा बताए गए सभी चीजों को फॉलो करिए। सब्जेक्ट के साथ खुद ब खुद जीना सीख जाएंगे। कोई चीज आपको कठिन नहीं लगेगी। तरीका यही है कि आप चिंतन करें, ज्यादा से ज्यादा किसी टॉपिक पे चिंतन करें तो आपको कोई चीज कभी भूलेगी नहीं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपने जो हमारा टॉपिक था नंबर सिस्टम, उसके जो बचे क्वेश्चन थे उसको हम लोग समझेंगे और आगे की क्लास को प्रोसीड करते हैं। मेरे मित्र, हम अगला क्वेश्चन अपना लेते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, हमारा क्वेश्चन है कि यदि दो संख्याओं के योग को, यह दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा की जाए, उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 है। एक 114 है तो उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो उन संख्याओं का योगफल निकालना है। मेरे प्यारे मित्रों, आप इसको सबसे पहले तो बेसिक मेथड से लगाइए, उसके बाद इसका ट्रिक नोट करिएगा। मान लीजिए पहली संख्या क्या है? ए, दूसरी क्या हो जाएगी? बी। यदि दो संख्याओं के योग यानी ए प्लस बी, आगे को उन संख्याओं से अलग अलग, यानी पहले जब ए से गुणा किया जाता है तो कितना आता है? 247। फिर दोबारा जब बी से गुणा किया जाता है इसके योग में तो क्या आता है? 114। तो कह रहा है कि संख्याओं का योगफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे?
गुणे ए प्लस बी गुणे बी बराबर 247 प्लस 114। जब आप इसको गुणा करेंगे तो ये लिखा है ए प्लस बी, कॉमन ले लिए तो दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ए प्लस बी, और जब आप जोड़ देंगे तो 7 4 11, 4 1 5 और 1 6, 2 1 3, 361। कितना हो गया? 361। ये लिखा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 361 मीन्स 19 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 19 का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी बराबर क्या है? 19। ए प्लस बी क्या हो गया? 19। मेरे प्यारे मित्रों, चूंकि हमको संख्याओं का योग ज्ञात करना था, तो इसलिए संख्याएं ए व बी दोनों का योग क्या निकल के आ गया? 19। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। क्वेश्चन क्या है? 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं। 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है, जो आरोही क्रम में है, उनमें पहली 3 का गुणनफल 385 है। ध्यान से देखिएगा, उनमें पहली 3 का जो गुणनफल है 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निकालनी है आपको। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसके ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं। यह क्वेश्चन आया है एसएससी का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 15 बी, 17 सी, 19 और डी 13। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग इसको पहले बेसिक से ही हल करके देख लीजिए, उसके बाद इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले संख्या ले लेंगे ए, बी, सी और डी। ये 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं हैं। फिर कह रहा है पहले 3 का जो गुणनफल है, यानी ए, बी, सी इक्वल टू 385 है, यानी 385, और अंतिम 3 का गुणनफल क्या है? 1001, यानी बी, सी और डी का गुणनफल क्या है? 1001। अब यहां से हमको एक चीज दिख रहा है कि दोनों में बीसी क्या है? कॉमन है। कॉमन का मतलब ये क्या है? मासा। दोनों संख्याओं में जो चीज कॉमन होती है वो उसका एचसीएफ होता है, यानी महत्तम समापवर्तक। तो इसी प्रकार हम इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे 385 और 1001। जब इसका मासा हम निकालेंगे
तो हम ये पाते हैं कि इसका मासा इसमें जो दोनों में कॉमन है वो है 77। तो यानी BC बराबर क्या हो गया 77। अब BC बराबर अगर 77 हो गया तो चूंकि हमको सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, इसलिए क्या करेंगे कि जो सबसे अंतिम संख्या होगी वो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होगी। तो यहां BC का मान रख के D का मान निकाल लेंगे, यानी 1001 में 77 से हम डिवाइड कर देंगे तो मुझे 13 मिल जाएगा। और ये इस प्रकार इसका आंसर क्या होगा D। इसका जो ट्रिक है वो सिर्फ इतना है, जो ये बेसिक हम लोगों ने अभी देखा है कि इसका हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी हम देखें तो उसमें सबसे पहले तत्काल क्या निकालने कि हाँ इसमें कॉमन क्या है, और कॉमन के बाद में अगर बड़ी संख्या पूछती है तो अंतिम के 3 में गुणनफल में भाग दे देंगे। अगर छोटी संख्या पूछता है तो पहले के 3 में के गुणनफल में हम भाग दे देंगे। इस प्रकार हमको ये आंसर इसका प्राप्त हो जाएगा। तो 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में है उनमें पहली 3 संख्या का गुणनफल 385 और अंतिम 3 संख्या का गुणनफल अगर 1001 है तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी 13। अब ऑप्शन हम देखते तो ये तो खारिज हो गया था, 15 होगा नहीं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। ये 3 बचते तो ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए ऑप्शन देख के इसमें हल करने का कोई मतलब नहीं बनता। चलिए अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं कल भी आपको बताया था, आज फिर से एक बार बता रहा हूं, मेरी सारी क्लासेस लेखपाल भर्ती हो या फिर आगामी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उस सारे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। और इस पर जीएस के जो भी क्लासेस हैं सारे के सारे क्लासेस चलेंगे, और मैथ्स के क्लासेस रेगुलर चल रहे हैं, रेगुलर चलेंगे। हिंदी की क्लासेस चल रही हैं, वो चलती रहेंगी। आने वाली कोई भी वैकेंसी अगर उसमें रीजनिंग ऐड होता है तो यहाँ रीजनिंग की भी क्लास चलाई जाएगी। आप लोग अपने घर पर रहकर चैनल के माध्यम से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई सुझाव या कोई समस्या आपके पास है तो आप 8601 85 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और कोई सुझाव हो तो आप दे भी सकते हैं। आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम जिस पे आपको सजेशन चाहिए तो इस नंबर पर आप अपना प्रॉब्लम सेंड करिए। दूसरे दिन क्लास में आपकी समस्याओं का हल दे दिया जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, कल से मेरा इतिहास का क्लास चलेगा और जिसको हमारे मनोज जी पढ़ाएंगे, और कल से संविधान का भी क्वेश्चन चलेगा, क्लास चलेगा जिसको मनीष जी पढ़ाएंगे, मनीष शुक्ला जी। तो कल से ये 2 क्लासेस और चलना शुरू हो जाएंगे। और मैथ्स के एक सर कल से अपना एडवांस पढ़ाएंगे, वो दिव्य प्रकाश सिंह जी हैं, वो कल से एडवांस मैथ पढ़ाएंगे। और अंक गणित का जो भी क्लास जैसे चल रहा है ठीक इसी समय पर चलता रहेगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस ... 10 क्यूब, इसका मान निकालना है। ये एसएससी का ये भी क्वेश्चन है। मैंने कल ही आपको बताया था, अगर आप मेरा लेक्चर देखे होंगे, कि अगर संख्याओं के घनों का योग निकालना हो और पदों की संख्या n हो तो योग बराबर क्या होता है n into n plus 1
अपॉन 2 का होल स्क्वायर। अब हम इस क्वेश्चन को हल करते समय पदों की संख्या यहां पे अगर हम यहां से कैलकुलेट करके लेते हैं 1 2 3 4 10, तो आपको जब इससे बड़ा कोई पद मिलेगा जहां 10 से ज्यादा पद होंगे तो वहां कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करते समय हम पहला पद 1 मान के चलते हैं और अंतिम पद 10, यानी पदों की संख्या क्या है 10। और इस प्रकार 1 स्क्वायर से लेकर के 10 स्क्वायर का मान निकाल 1 क्यूब से लेकर के 10 क्यूब का मान निकाल लेंगे और उसमें से शुरू से 1 क्यूब से लेकर के और 4 क्यूब तक के मान को घटा देंगे तो हमको इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार जब 1 क्यूब से लेकर के 10 क्यूब तक मान निकालेंगे तो n का मान 10 n प्लस 1 यानी 11 अपॉन 2 का होल स्क्वायर यानी 5 इंटू 11 का होल स्क्वायर, ये मान निकल के आएगा 3025। यानी 1 से लेकर 10 तक सभी संख्याओं के घनों का योग 3025 यानी 3025 है। तो आगे का हम 1 से लेकर के 4 तक के पदों का योग निकालेंगे, तो इसलिए अंतिम पद 4 गुणे n प्लस 1 मीन्स 5 बटे 2 का होल स्क्वायर। इस प्रकार 10 का स्क्वायर यानी 100 इसमें से घटा देंगे तो हमको इसका आंसर पता चल जाएगा कितना 2925। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आदित्य लिख लीजिए भाई, लिखते रहिए इसी स्पीड से, इसलिए मैं ज्यादा तेजी नहीं ला रहा हूं कि आप लोग को ये समय ना दिया जाए कि हाँ आप नोट डाउन करिए फिर मैं इसे मिटाऊं। आप लोग साथ साथ करते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक संख्या को, क्वेश्चन क्या है, एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है एक संख्या को जब 49 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 32 प्राप्त होता है। तो उसका शेषफल 32 प्राप्त होता है। ये तो पहली शर्त हो गई। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अगर उसी संख्या को 7 से भाग दे दिया जाए, अगर उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं a बराबर 4, b बराबर 7, c बराबर 10 एंड d बराबर 49। एक संख्या को अगर 49 से भाग दिया जाता है तो उसका शेषफल 32 प्राप्त होता है। अगर उसी संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत ही आसान तरीका है कि पहला भाजक क्या है 49 और दूसरा भाजक क्या है 7। अगर पहला भाजक दूसरे भाजक से विभाजित हो जाता है तो जो शेषफल प्राप्त होता है अगर हम उसमें दूसरे भाजक से भाग देंगे और उस समय जो शेषफल प्राप्त होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार जब 32 में हम 7 से भाग देंगे तो हमको 4 शेषफल प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4। सिर्फ यहां डिजिट चेंज करना है और सेम
वैसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि कोई संख्या 280 से विभाजित करने पर, यानी किसी संख्या को 280 से भाग देने पर शेषफल जो है 115 प्राप्त होता है। शेषफल 115 प्राप्त होता है। कह रहा हूं उसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, जहां 7 है यहां 35 से, कह रहा इसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए, तो 35 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसका जो ऑप्शन दे रखा है आप लोगों के सामने मैं लिख दे रहा हूं, फटाक से मुझे बताइए अगर समझ गए हो तो। 105, 10, 15 एंड 115। चलिए आप लोगों में से कोई बताइए जल्दी से। भाई सेम वैसे करना है। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। दूसरा भाजक जो है क्या है 35, पहला क्या है 280। तो हम ये पाते हैं कि इससे ये क्या है डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए जब हम शेषफल में दूसरे भाजक से भाग दे देंगे तो हमको जो शेषफल प्राप्त होगा यानी 10 वही शेषफल हो जाएगा। ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भाग के प्रश्न में, ध्यान से देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आपको मिलेगा क्वेश्चन, हो सकता है तो सॉरी आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। एक भाग के प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। एक भाग के प्रश्न को एक विद्यार्थी 36 के बदले 63 से भाग देता है। भाग देता है तो इसका उत्तर 24 आता है। इसका उत्तर उसे क्या 24 प्राप्त होता है, यानी तो इसका भागफल उसे, उत्तर का मतलब यहाँ भागफल कर लीजिए, मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूं, तो इसका भागफल उसे 24 यानी 24 प्राप्त होता है। तो सही उत्तर क्या होगा, यानी सही भागफल क्या होगा, सही उत्तर क्या होगा। आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई दम नहीं है। एक भाग के प्रश्न को एक विद्यार्थी गलती से 36 के बजाय 63 से भाग दे देता है, तो इसका भागफल क्या होगा। एक रफीक सादानी जी शायर थे, उन्होंने कहा कहे 18 लिखे ने 81 उल्लू हैं। तो ठीक इसी प्रकार इनसे 36 कहा गया तो ये 63 से भाग दे दिए, इनका आंसर इनको 24 प्राप्त हुआ। तो इसका सही उत्तर इनको बताना है। हम लोग जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल होता है। बस एक लाइन का ये जवाब है। तो चूंकि यहां सिर्फ भाजक बदलता है, भाज्य नहीं, तो दोनों स्थिति में क्या होगा, भाज्य समान होगा। तो इसलिए हमको कुछ करना नहीं है। जब हम 63 से भाग देते हैं तो हमको आंसर 24 प्राप्त होता है, यानी 24 प्राप्त होता है। और जब हम 36 से भाग देंगे तो हमको उत्तर क्या प्राप्त होगा, बस। क्योंकि भाज्य तो समान ही है, तो आप कुछ मत करिए, इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपका जो उत्तर आ जाएगा 42 आ जाएगा। बस सिंपल, इसमें कोई दम नहीं, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आएगा जरूर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। 2 + 2 2 + 3 × 2 + 4 × 2 +
5 टाइम 2। अब इसका हमको योग ज्ञात करना है। अब हम बेसिक तरीके से किस प्रकार से योग ज्ञात करेंगे, अगर आपको अभी जोड़ने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे, फटाक से यहाँ 2 2 2 2 लिखे और उसके बाद उसके नीचे 4 बार लिखे, उसके नीचे 3 बार 2 लिखे, उसके नीचे 2 बार 2 लिखे, उसके नीचे 1 बार लिखे, 1 2 3 4 5, यहाँ 10 लिख दिए, 4, यहाँ 9 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 4 लिख दिए, यहाँ 2 लिख दिए और आपको इसका उत्तर मिल गया। लेकिन एग्जाम टाइम में इतना तो समय है नहीं जोड़ने के। आप इसके ट्रिक को समझिए, इसमें कोई दम है नहीं, एक लाइन का क्वेश्चन है। इसमें आप सिर्फ ये करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 हो गया, फिर 1 1 1 1 1 ये। अब हम सबसे अंतिम में देखेंगे कि 1 कितने बार है, तो यहां पाते हैं कि 1 5 बार है, तो हम बस सीरियल से 1 से 5 तक गिनती लिख देंगे और जब गिनती लिखेंगे बस गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौक 8 1 9, 2 3 1 6, 2 दूना 4 और 2 1 3 2, यह उत्तर हो गया। एक लाइन का है, इसमें कोई दम है नहीं, सिर्फ सीरीज बढ़ती जाती है। आपको डरवाने के लिए सीरीज को और बड़ा किया जा सकता है, और लगाने का यही तरीका है कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं इसको समझने के लिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ 4 प्लस 4 4, फिर 3 बार लिखेंगे 4 4, फिर 4 बार लिख देंगे 4 4। अब इसको यहीं पे छोड़ दिए, 5 वाला एक बार हम देख लिए। इसमें भी बस क्या करना है, 4 आपको कॉमन ले लेना है, 1 1 हो गया, प्लस 1 1 1 हो गया, प्लस 4 बार 1 1 1 हो गया। कुछ करना है नहीं, मैंने आपको बताया, अंतिम देख लीजिए, जितने बार 1 हो उसको 1 से लेकर उतने तक गिनती लिख दीजिए। आपने गिनती लिख दिया, गुणा कर लिया, ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि सर अगर बीच से एक क्वेश्चन लेते हैं कि अगर सर बीच से अगर इसका एक पद गायब हो, बीच से एक पद गायब होने का सेंस क्या, देखिए हम 3 लिए, 3 3 ले लिए, फिर सीधा 3 3 3 4 बार ले लिए, जो 3 बार होना था उसको नहीं लिए, फिर 3 3 3 3 3, यहां एक पद गायब है, वो कौन सा पद है, इसका तीसरा पद है जिसमें 3 टाइम 3 होना चाहिए। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, आपको सेम वैसे करना है, 3 कॉमन लेना है। क्योंकि पद गायब हो जाने से इस पर कोई प्रभाव इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हम लोग सीधा अंतिम पद देखते हैं। अंतिम पद में 3 कितने टाइम है, 5 टाइम है, तो बस हम करेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 लिख लेंगे और इसको गुणा करेंगे जब, बस इसमें से 3 3 3 माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो हमको ये आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल, इसमें कोई दम नहीं। अगर कोई पद गायब है बीच से तो बस आपको टोटल में से उसको घटा देना है। एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद फिर समझते हैं। इसी टाइप में एक दूसरा प्रश्न अगर हो जाए कि अगर पॉइंट लग जाए, 0.2 प्लस 0.22 प्लस 0.222 प्लस 0.2222 प्लस, यहीं तक 4 पद तक लेते हैं समझने के लिए। अब इसमें क्या करना है, कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखिए, हमको इसमें से 2 कॉमन ले लेना है। यहाँ 0.1 बचा, यहाँ 0.11 बचा, यहाँ 0.111 बचा, और यहाँ क्या बचेगा 0.1111। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बस लाइए मैं ऐसे करता हूं, 1 2 3 4 लिख दूंगा क्योंकि लास्ट में 4 बार 1 है। नहीं, जब बीच में दशमलव लगा होता है तो लिखेंगे तो वैसे ही, पर हम उल्टा लिखेंगे। 4 3 2 1, और इसी से हम गुणा कर देंगे और यही
उत्तर मिलेगा, लेकिन यहाँ एक गलती है। आप लोग बताएंगे कहाँ गलती है? यहाँ हम पॉइंट लगा के लिखेंगे, इसलिए जब इसको हम गुणा करेंगे तो हम यहां भी पॉइंट लगा के लिखेंगे। आज यहां तक हम समझे। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, यही लिखा रहेगा, बस इसके आगे थोड़ा सा ही काम कर देता हूं मैं, बस बाकी कोई अंतर नहीं होगा। इसमें 8 कर दो, 8 कर दो, 8 कर दो और 8 कर दो, बस इतना ही लिखा रहे। और इसी के आगे, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप अपना थोड़ा सा सेंस यूज करके लगा के लाइएगा, नहीं होगा तो कल बताते हैं। तो तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदाई चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। दोस्तों, हमारी पूरी टीम है, उसकी हौसला अफजाई तभी होगा जब आप इस पे कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को पास इसको भेजेंगे, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके और वो लोग भी इसको सब्सक्राइब करेंगे। तभी हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा और हम जी जान से और मेहनत करेंगे, आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाएंगे और आप सफल हों, इसके लिए हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। मेरे दोस्तों, आप, मेरा एक बार कहना आपसे यही है, फिर से वीडियो के अंत में भी आप अपना गोल अभी समय रहते डिसाइड कर लीजिए और उसको अचीव करने के लिए जितना हो सके जी जान लगा दीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। कल इसी टाइम मैं विनय यादव आपसे फिर से मुखातिब होगा एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए धन्यवाद।